वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और बड़ी संख्या में आप सभी लोग इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि आप लोग हमारी इस मेहनत को सराह रहे हैं। आप ऐसे ही इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए। हम भी पूरी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि आईपीओ से जुड़ी हुई, प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई कोई खबर आपसे चूकने ना पाए, उसका सटीक विश्लेषण आप तक पहुँचे। और आज का दिन जो है वो आज का दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। कल सबसे पहले एक झटका लगा लोगों को कि लोगों को लग रहा था कि जो यूफोरिया है उसमें सारे आईपीओ में बम्पर रिटर्न मिलेंगे। ऐसा कल नहीं हुआ और ऐसा आज भी नहीं हुआ। हालांकि आज हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद जो है उसके बाद से बाइंग देखने को मिली। लिस्टिंग सुस्त रही, दो आईपीओस की सुस्त रही। हालांकि हैप्पी की बात अलग बात है कि हैप्पी ने थोड़ा सा हैप्पी किया और वहाँ पे हमने देखा कि अच्छा प्रीमियम देखने को मिला, लेकिन बाकियों ने भी थोड़ा सा निराश किया। लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। क्या कुछ स्थिति है, तमाम आंकड़े लेकर के शौर्य अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शौर्य के पास चलते हैं। और उसके बाद से संतोष जी भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, उनसे और डिटेल लेंगे क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। लेकिन पहले जानते हैं कि किस तरह की लिस्टिंग आज की रही है। जी चलिए, सबसे पहले आज बात कर रहे हैं उस कंपनी की जिसकी लिस्टिंग अच्छी हुई है, वो है हैप्पी फोर्जिंग। और अभी रिसेंट टाइम के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन आजकल की बात करें तो लिस्टिंग अच्छी नज़र आ रही है। वो हैप्पी फोर्जिंग एनएसई पर 17.64% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। ये एनएसई पर खुला था 1000 रुपये पर और इसका इशू प्राइस था 850 रुपीज़ पर शेयर का। हाँ, सब्सक्रिप्शन के टाइम में से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था क्योंकि 82.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आईपीओ से कंपनी ने कुल 1000 करोड़ रुपए जुटाए थे। और ब्रोकर्स भी इसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं इसके फंडामेंटल्स की वजह से। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। अच्छी लिस्टिंग आज के लिहाज से कि जहाँ पे दो में से कुछ मिल ही नहीं रहा है, वहाँ अगर आपको 18-20% मिल रहे हैं तो अच्छी बात है यहाँ पे तमाम लोगों की तरफ से। और ठीक भी है, मतलब इस तरह की हर आईपीओ डबल हो जाएगा इस उम्मीद के साथ कि हर 4 दिन में पैसे डबल हो जाएं, तो वो तो फिर मुझे लगता है कि वो ठीक भी उम्मीदें नहीं है। बहुत सारे दर्शकों का सवाल है। अभी एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि हैप्पी फोर्जिंग भाग रहा है तो क्या पकड़ लें। तो सर अभी इतनी हड़बड़ाइए मत, अभी आज की लिस्टिंग हुई है। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी, और हम चाहेंगे हमारी जो पीसीआर की टीम में थोड़ा सर का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बढ़ा दें। और सर हैप्पी फोर्जिंग में हमने देखा कि 18-18.5% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिला और हालांकि बाद में हमने देखा थोड़ा बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया, वो बाद में जाकर के 20% से ऊपर भी गया वो। अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं कि अभी क्या हैप्पी फोर्जिंग्स में सेकेंडरी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को आदत है कि 50% 40% हाल की जिस तरह की लिस्टिंग रही है, क्योंकि यहाँ पे उतना उत्साह नहीं रहा है, तो क्या सेकेंडरी मार्केट से एंट्री की जा सकती है? मैं कहूँगा एग्जिट तो नहीं करें, इधर होल्ड करें अगर आपके पास है तो। फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा रोकूंगा क्योंकि मार्केट में देखें कि लैकलस्टर कोई लिस्टिंग हो रही है सारी चीजों के। मतलब अब जो है मार्केट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन की तरफ जरूर खोज रहा है कि वैल्यूएशन मार्केट में कैसे जो है प्राइस किए जा रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि जिस प्राइस पे कंपनी ने आईपीओ लाया था वही 36 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। अदरवाइज कंपनी अगर देखें तो अच्छे जगह पे है, अच्छा काम कर रही है। और जो कंपनी ने पैसे जुटाए हैं उसमें 400 करोड़ रुपए कंपनी के फ्रेश इशू थे, जो कि कंपनी कुछ परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट, रीपेमेंट ऑफ डेट, जिसके कारण कि इनका थोड़ा सा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जब सब्सटेंशियल करेक्शन जब तक नहीं होता हो, 10-15% या इश्यू प्राइस के आसपास मिले, तभी आप दोबारा लेने की सोचें। अगर आपको मिला है आप होल्ड कर लें, राइट द टाइट करें। जी, तो जिनके पास है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है, क्योंकि देखिए 1000 पे लिस्ट हुआ, ठीक है, और अब चल रहा है भाव 1063 रुपये, तो वहाँ से भी अब अच्छी खासी रैली आ चुकी है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो वहाँ लिस्टिंग से भी काफ़ी अच्छा खासा गेन आ चुका है, करीब 6-7% का गेन आ चुका है लिस्टिंग प्राइस से। तो अभी फ़िलहाल फ्रेश एंट्री मत कीजिए, जिनके पास है वो होल्ड करके चले और जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएं, इशू प्राइस के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब एकदम से आप इसी रफ्तार में कहीं पकड़ लिया और हो सकता है कि एक दिन चल जाए शेयर, लेकिन फिर वही होगा
कि फिर वो टाटा टेक की तरह और इरडा में 120 रुपये पर लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इतने ऊपर के भाव पे मत लीजिए, बाजार वैल्यूएशन पे जो है स्थिर हो जाने दीजिए। चलिए बाकी जो 2 लिस्टिंग हुई है जरा उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिली है शौर्य? ये चले पहले हैप्पी फोर्जिंग का लेटेस्ट प्राइस बता दें तो 171.25 पे चल रहा है, जो इसके आज के हाई 107.525 है, काफ़ी क्लोज नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग की बात करें तो जैसा आपने कहा था, लिस्टिंग फ्लैट हुई थी, 280 पर इसका इशू प्राइस था, खुला था ये 282 पर, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसमें 14% की तेजी देखने को मिल रही है और लेटेस्ट प्राइस चल रहा है इसका 322.15, जो इसका हाई है आज का 324.8 के काफ़ी क्लोज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए तो क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग जो कि यहाँ पर हमने देखा कि डिस्काउंट पे जो है लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी और डिस्काउंट पे लिस्ट होने के बाद से हमने देखा कि शेयर के अंदर जो है अच्छा रिस्पांस आता हुआ दिखाई दिया है। और कुछ कह रहे हैं आप? फ्लैट हुई थी, मतलब हार्डली 2% के प्रीमियम, नहीं प्रीमियम पे नहीं हुई थी, 2% के ज्यादा, मतलब 280 रुपीज और एनएससी में अंतर था। तो आप मुझे नहीं पता कौन से क्वार्टर है, ये करीब से 2 से 3% के जो है डिस्काउंट पर हुई थी और बाद में हमने देखा कि 5% तक के डिस्काउंट पर जो है वो शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद से वहाँ पर भी रिकवरी काफ़ी अच्छी आई है और अच्छी खासी जो है निचले स्तरों से खरीदारी लोगों में देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच हमारे साथ संतोष जी लगातार बने हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप क्रेडो की लिस्टिंग को? देखिए, क्रेडो की लिस्टिंग को के बारे में अगर आप देखें तो एक पैसा कंपनी के पास तो नहीं जा रहा है ताकि वो कहीं खर्च करे, क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस था और शायद मार्केट शायद इसी चीज को देख रहा था कि केवल ओएफएस है, इसका मतलब उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको इसके वैल्यूएशन का पैसा मिल गया है, कंपनी को नहीं मिला पैसा। शायद इसीलिए म्यूटेड थोड़ी लिस्टिंग हुई है, क्योंकि अब शायद कहीं ना कहीं मार्केट जो वैल्यूएशन खोज रहा है उसकी बात है। लेकिन रिजनेबली प्राइस है, मैं कहूँगा कि 23.2 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 280 रुपये पे, तो वो कहीं ना कहीं रिजनेबली वैल्यूड है कंपनी। अगर आप देख लें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कंपनी का काफी सुपीरियर है, 29%, 28% ROCE है। तो जो कि इस सेगमेंट में कम देखने को मिलता है, रिटेल सेगमेंट में कंपनी है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब नंबर्स कैसे आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कहूँगा कि अगर कोई सब्सटेंशियल करेक्शन है तभी आप ले रहे तो सोचिए उसमें, क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं जा रहे हैं तो इनकी जो है रणनीति कैसी होगी, आने वाले टाइम पे किस तरह से करेंगे, उस सारी चीज डिपेंड होगी। ठीक कंपनी है, एक मतलब 100 ब्रांड है, बहुत ज्यादा ब्रांड पुल नहीं है मुफ्ती का, क्योंकि आज के डेट में जहाँ पे ली और बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, थोड़ा कॉम्पिटिशन डेफिनेटली है, बट लेकिन रिजनेबली प्राइस में कहूँगा करेक्शन होने पे भी आप इसको ले सकते हैं। जी सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही थी, तो मैं ये नहीं समझ पाया कि अभी करंट लेवल पे चूंकि सुस्त लिस्टिंग के बाद से लोगों की थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग बढ़ रही है। 2 तरह के लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो वो जिनके पास मिला हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आए हैं कि चूँकि उतने ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुई है और एक सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली है, तो क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? इस पर क्या आपकी राय है? फ्रेश एंट्री, जैसे कि इशू प्राइस की मैंने कहा कि रिजनेबली प्राइस है कंपनी, बहुत ज्यादा इन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन क्योंकि ओएफएस था बोल के शायद मार्केट जो है, क्योंकि पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं, कंपनी ग्रोथ पे नहीं डालेगी पैसे, इसलिए शायद मार्केट उतना ज्यादा गंभीर नहीं था इसमें। और मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे लेना है 10% से ज्यादा न ले, थोड़ी गिरावट में इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये राय निकल करके आती हुई। यहाँ पर इस बीच अभी अगर हम देखें सर, एक और दर्शक हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि सर अभी मुझे जो है मिला हुआ है आईपीओ में और अभी मुझे मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा बुक करूं या बने रहूं? बने रहना चाहिए, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए प्राइस, हाँ ठीक। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल के आती हुई। तो अभी देखिए इशू प्राइस 280 रुपये के आसपास का था और अभी जो है 317 के आसपास, 318 के आसपास जो है एनएससी पे भाव देखने को मिल रहा है क्रेडो का। तो ठीक है, अच्छी, थोड़ा सा शुरू में निराशा लगी, लेकिन अब जो है चेहरे पे मुस्कान जो है वो जिन लोगों को आईपीओ लगा है उनके चेहरे पे आती होगी, अगर हड़बड़ाहट में बेचा नहीं होगा तो। चलिए अब आज की आखिरी लिस्टिंग पे बात कर लेते हैं। वहाँ पर भी थोड़ी सी हमने सुस्ती देखी। सॉरी, वहाँ की स्थिति क्या है? जी, वहाँ भी सिमिलर ट्रेंड नजर आया है, लिस्टिंग एकदम फ्लैट हुई। आरबीसी ज्वेलर्स कंपनी का इशू प्राइस था 100 रुपीज़ पर शेयर का, एग्जैक्टली 100 रुपीज़ पर शेयर पर ही कंपनी लिस्ट हुई है, लेकिन अभी इसका इशू शेयर प्राइस चल रहा है 105 का और इसका जो हाई है वो भी 105 का ही है।
तो आरबीजी ज्वेलर्स फ्लैट लिस्टिंग यहाँ पर भी देखने को मिली और उसके बाद से करीब 5% के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिला। काफ़ी लोगों के अंदर हड़बड़ाहट रही होगी, लेकिन अब अगर हम देखें तो जो है वहाँ पर भी हरा निशान आया है लौट करके। तो अभी क्या करना चाहिए? आरबीजी ज्वेलर्स को लेकर के थोड़ा सा आशंकाएँ काफ़ी ज़्यादा थीं, हालांकि मोती सन्स को लेकर के काफ़ी लोग उत्साहित दिखाई दे रहे थे। सर, इन दोनों कंपनियों में क्या विशेष अंतर क्या लगा आपको कि एक तरफ ब्रोकर्स मोती सन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और वो हमने प्रीमियम पर भी देखा, लिस्टिंग पर भी देखा। आरबीजी ज्वेलर्स को लेकर के पहले भी उस तरह का उत्साह नहीं था ब्रोकर्स में और अब लिस्टिंग में भी नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, मोती सन्स ज्वेलर्स में अगर आप देखेंगे, जिस तरह से कंपनी जो पैसे उठाई थी, जो किया था उन्होंने, उससे 151 करोड़ रुपए का मोती सन्स ज्वेलर्स का इश्यू था। और उसमें कंपनी क्या कर रही थी कि जो पैसे लाई है उसमें डेट रीपेमेंट करने की बात कर रही थी और कुछ फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल से थे वो कर रही थी। इसके कारण कि उनका जो बॉटम लाइन है वो काफी अच्छी तरह से जो है स्वेल हुआ। और जो आरबीजी ज्वेलर्स में जो पैसे लाए हैं 100 करोड़ रुपए उन्होंने उठाए, उससे 85 करोड़ रुपीज का वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको। मतलब कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि इनके कहने की बिजनेस करने में वो पैसे लगेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप मोती सन्स ज्वेलर्स देखें तो वो उनका बॉटम लाइन काफी अच्छी तरह से सुधरता हुआ दिख रहा था। और दूसरी चीज है कि ये क्योंकि 5% प्रॉफिट है, पे है, लेकिन जो प्रॉस्पेक्ट दिख रहे थे मोती सन्स ज्वेलर्स में वो ज्यादा दिख रहे थे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वहां पर मार्केट ने उनको हाथों हाथ लिया था। जी, तो फाइनल क्या करना चाहिए सर अभी? मुझे लगता है कि आरबीजी ज्वेलर्स जो है, मुझे लगता है कि इसमें से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो है बहुत छोटी कंपनी, दोनों कंपनियां काफी छोटी हैं रिलेटिवली। और जैसे मैंने आईपीओ में भी बोला था कि मोती सन्स ज्वेलर्स आप ले सकते हैं, थोड़ा लेना और जो है पैसे मिलते हैं तो निकल जाओ, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, 500-550 करोड़ के मार्केट कैप पे आ रही है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अगर इतनी छोटी कंपनी है तो यू विल कैरी सम काइंड ऑफ रिस्क। अगर आपको पैसा बनता है तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। चलिए, पैसा बन रहा है तो निकल जाइए, यहाँ पे रुकने की कोई फिलहाल आवश्यकता माफ़ कीजिएगा नहीं है। ये राय निकल करके आती हुई। तो ये तो हाल रहा 3 लिस्टिंग का, लेकिन एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल चल रही है? लगातार हमारे दर्शक थोड़ी सी शिकायत कर रहे थे इसको लेकर के, उस पर आए। उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट से कि सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे। 3-4 सवाल लगातार आ रहे हैं। एक तो अभी भी लोग आइनॉक्स को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि जो अभी तक बने हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं बना रहना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा इरडा है जिसमें कि लोग हायर लेवल पे भी फंसे हुए हैं। एक अंकित चौहान है जो कि 55 पे लेकर के बैठे हुए हैं। तो इरडा को लेकर के लगातार सवाल आ रहे हैं। इन 2 शेयरों पे सर आपका व्यू अभी इन करंट लेवल पे क्या होगा? ये मुझे लगता है कि अगर आपके पास आइनॉक्स इंडिया के शेयर्स है तो चूंकि कंपनी जिस कारोबार में है, क्रायोजेनिक जो लॉजिस्टिक में है, आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि इसके काम और बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास है तो ये होल्ड कर लें। जहाँ तक इरिडा की बात है, उसमें ऑलरेडी बहुत बड़ा ड्रीम रन ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी के स्टॉक प्राइस हैव गॉन अहेड ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो हम देख रहे थे कि उन्होंने जो मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम कंज्यूमर लोन भी देंगे, और मार्केट जो है उसके कारण कंपनी के स्टॉक प्राइस में जैसे लगा कि अब ये बजाज फाइनेंस की तरह या फिर अदरवाइज जो भी बड़ी कंपनियां एनबीएफसी कंपनी है, श्रीराम फाइनेंस की तरह बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, और उसका वैल्यूएशन कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये ध्यान रखें कि कंपनी ने केवल अनाउंस किया है, कामकाजी मुनाफे अभी तक कुछ जुड़े नहीं है, कुछ विजिबिलिटी नहीं है, केवल अनाउंसमेंट है, और उस पर मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा वैल्यूएशन दे चुके हैं जो कि मोर देन 3.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि काफी ज्यादा महंगा हो चुका है शेयर, और कमाई अभी नहीं जुड़ी है, तो महंगा है शेयर। अगर आपके पास है बी ऑन दी मतलब पहले के फ्रंट फुट पर रहेगी। जैसे ही कोई प्राइस एस्केलेट 95 के नीचे अगर गिरना चालू होता है, आपको प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन हो जाना चाहिए। ये बात ध्यान रख लीजिए। टेक्निकल एनालिस्ट भी यही बोल रहे थे, फंडामेंटल एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं कि 95 के नीचे गया तो फिर बुरी तरह जाएंगे आप, तो वहाँ पे निकल जाइए। अगर आपके पास लोअर लेवल पे बने हुए हैं तो आप, अगर हायर लेवल पे हैं
तो फिर नुकसान मत बढ़ाइए, 95 के नीचे जाए तो इरिडा में से आप निकल जाइए। आइनॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं। शौर्य के पास चलते हैं। और शौर्य बताइए जरा, आज एसएमई में भी लिस्टिंग देखने को मिली है, वहाँ कुछ कह रहे हैं आंकड़े? जी, एसएमए में लिस्टिंग थोड़ी मतलब ठीक नजर आई है। पहली कंपनी है शांति स्पिन टेक्स, वो बीएसई पर लिस्ट हुई थी और बीएसई पर 76 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है। इसका इशू प्राइस था 70 रुपीज़ पर शेयर का, यानी लगभग 8.5% के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट हुई है। और कंपनी ने कुल 31 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाए थे और 27 गुना से ज़्यादा कंपनी सब्सक्राइब हुई थी। दूसरी कंपनी इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया, ये एनएसई पर लिस्ट हुई है और ये 7.5% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था इसका 93 रुपीज़ पर शेयर का और एनएसई पर खुला है 100 रुपये पर शेयर पर। और कंपनी ने कुल 80 करोड़ रुपए जुटाए हैं और आईपीओ कुल 4 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। सर, इन दोनों में से किसी को आपने देखा हो, किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे सर, आज की जो एसएमई लिस्टिंग है? मैं पूरा गौर से नहीं देखा हूँ इन दोनों लिस्टिंग। चलिए, अभी कुछ एक दो आईपीओ एसएमई क्षेत्र में खुले हुए हैं, आईपीओ कई सारे खुले हुए हैं, लेकिन एक दो पे बातचीत कर लेते हैं। सॉरी, कौन कौन से हैं वो लिया आईपीओ जिनका आईपीओ का थोड़ा इशू साइज बड़ा है। पहली कंपनी है आकांक्षा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। आईपीओ 27 से 29 दिसंबर तक खुलेगा, यानी आज उसका पहला दिन है। प्राइस बैंड इसका छोटा है, 52 से लेकर 55 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ से 27.5 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है और आज पहले ही दिन 12:30 बजे तक 82% सब्सक्राइब हो चुका था और जीएमपी चल रहा है इसका 10 रुपये पर शेयर का, 55 रुपीज़ के अपर प्राइस बैंड पर। दूसरी कंपनी है समीरा एग्रो। ये कंपनी 62 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है आईपीओ से। इशू प्राइस है इसका 180 रुपीज़ पर शेयर का। आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और अभी तक 12:30 बजे तक ये 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। ग्रे मार्केट में से अभी कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है। ग्रे मार्केट पे यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है। ये दो आईपीओस खुले हुए हैं इस समय जो है एसएमई क्षेत्र को लेकर के, अगर आपकी रुचि रहती है, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत आ रही थी कि एसएमई क्षेत्र पे बातचीत नहीं हो रही है, तो आज हमने विशेष रूप से एसएमई क्षेत्र के आईपीओस को डिस्कस किया है। तो समीरा और आकांक्षा में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं एसएमई क्षेत्र में, ये संतोष जी से पूछ लेते हैं। संतोष सर, इनमें से इन दोनों में से किसी पर नज़र गई है आपकी? क्या कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं? देखिए, थोड़ा रिस्कियर बिजनेस है, वो काफी छोटा है समीरा, जबकि फ्रेश इशू अगर देखें तो तकरीबन 64 लाख रुपए का आईपीओ आ रहा है और ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मल्टीप्लेक्स में कंपनी जो पैसे जुटाएगी बोल रही है कि उसमें कंस्ट्रक्शन की नई मल्टीप्लेक्स बना रही है, उसमें तकरीबन 50 करोड़ रुपए डालेगी और वर्किंग कैपिटल के लिए तकरीबन 4.25 करोड़ और ऑनगोइंग कुछ प्रोजेक्ट है कंपनी के, उसमें 6.6 करोड़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑलरेडी है इस क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, जिनके पास ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में आपको मिल जाएगी। केएनआर कंस्ट्रक्शन, लोन इंफ्राटेक है, एमसीसी जैसी कंपनियां हैं, एलटी जैसी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी है इस स्पेस में। तो हम इस कंपनी में पैसा देके क्यों जो है रिस्क लें, क्योंकि काफी रिस्क बिजनेस एसएमई मॉडल पे होता है। जब तक कि बहुत ही पहले से एक बार मतलब बहुत ही अपीलिंग जो फंडामेंटल्स नहीं है तब तक तो एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखें आकांक्षा पावर भी जो है वो 27.5 करोड़ के आसपास के पैसे उठा रहे हैं और उसमें केपेक्स में 5 करोड़ रुपए कंपनी केवल डालेगी और 15 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए। तो केपेक्स में जहां पर कंपनियां पैसे ज्यादा डालती हैं उस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। समीरा एग्रो अगर बात कर रहे हैं तो केपेक्स में काफी बड़ा पैसा डाल ली, 50 करोड़ रुपए के करीब, लेकिन क्योंकि बिजनेस मॉडल या फिर पैरेलल बिजनेस हमें पैसे लगा के पैसे कमा रहे हैं, तो बस अगर अवेलेबल बिजनेस है तो हमको वहाँ देखना चाहिए। और तीसरी एक कंपनी का आपने जिक्र नहीं किया, HRS नेक्स्ट सर्विसेज जो है उसके भी आईपीओ चल रहे हैं, लेकिन वो भी बीच सर्विसेज में है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो है अगर आप देखें 10 के करीब है वेटेड एवरेज में लास्ट 3 सालों का। और यहाँ पर कंपनी 9 करोड़ 57 लाख रुपए उठाएगी, जो कि बहुत ही छोटा है। वो मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो 35 करोड़ का मार्केट कैप होगा, तो कंपनी रिलेटिवली काफी छोटी है और रिस्क काफी ज्यादा होता है, इसलिए मेरी तरफ से तीनों आईपीओ जो है वो अवॉइड ही होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए
कि आईपीओ बाजार में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए। जो आईपीओ बंद हो चुके थे पहले वो हमने आपको बता दिया क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो आईपीओ आज लिस्ट हुए हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। खासतौर से हैप्पी फोर्जिंग को लेकर के अभी भी आप शेयर को रख सकते हैं जिनके पास है। जिनके पास नहीं है तो इस तेज़ी में जो शेयर में तेज़ी आ रही है उसमें हड़बड़ा के मत खरीदें, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाए, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। और आरबीजी में जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले निकल जाइए, वहां पे आपके लिए नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और बाकी आइनॉक्स पे आप होल्ड कर सकते हैं। और इरडा थोड़ा सा महंगा हो गया, 95 के नीचे जाएगा तो फिर वहां से आप निकल जाइए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।